जिनमें खून की कमी है, जो बच्चे जो भुखमरी का शिकार हैं। आज सबसे बड़ी संख्या हमारे देश में उन बच्चों की है। मनरेगा के जो लोग हैं, जो मनरेगा मनरेगा करके ये इतनी बड़ी भाषण देते हैं, मनरेगा की में से 5 करोड़ लोगों के आई कार्ड ही इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। पर क्योंकि चुनावी पार्टियां हैं, इनको देश की जनता से, इन देश के बच्चियों के दर्द से, दुख से कोई भी इनको कोई मतलब नहीं है। यही ऐलान कर रहे हैं दिल्ली की महिलाएं कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो कि इस देश की महिलाओं को और बच्चियों को सुरक्षा ना दे सके। जिस उत्तर प्रदेश के ऊपर ये इतना दम ठोकते हैं कि सबके सारी सीटें हमारी हैं, उसी उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है। स्मृति ईरानी को बोलते हुए शर्म आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है। नागपुर में हाल ही में स्मृति ईरानी सभा की थी, उसमें कहा है कि अब की बार 400 पार, युवाएं महिलाएं हमारे साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का असल में ये लोग जो भी स्लोगन दे रहे हैं, लेकिन हालत ये है कि इस देश के युवाओं को अपने बेरोजगारी से और जो महंगाई हो रही है उससे सबसे पहले सोचने का उनको समय नहीं मिल रहा है। और जो है महिलाओं की ये बात कर रही हैं स्मृति ईरानी, तो महिलाओं की हालत ऐसी है कि क्राइम इस कदर बढ़ चुका है कि आज महिलाओं की सुरक्षा ही सबसे बड़ा मुद्दा है। और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में अगर सबसे ज़्यादा फेल हुआ है तो ये मोदी की गवर्नमेंट हुई है, मोदी सरकार सबसे ज़्यादा फेल हुई है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की घटनाएं हम देख रहे हैं कि 63 कंट्रीज़ में एक स्पेनिश महिला घूमकर आ जाती है, लेकिन जब वो इंडिया में एंटर करती है, एक ऐसे देश में जो कि अपने आप को विश्व गुरु होने का दावा करता है, यहाँ उस महिला के साथ बलात्कार होता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के या किसी भी नेता के मुंह से आपने ये सुना कि ये हमारे देश में क्या हो रहा है। यूपी के अंदर आपने देखा कि 2 दिन पहले कानपुर में 2 नाबालिग बच्चियाँ, एक 14 साल की बच्ची और एक 16 साल की बच्ची, उनके साथ बलात्कार होता है। और वो बच्चियाँ उसके कारण से उनको कोई न्याय ना मिल पाने की जो उनकी एक उम्मीद होती है, वो सारी टूट चुकी है और उन बच्चियों ने आत्महत्या की। उसके बावजूद उनके पिता जो चाहते थे कि मैं अपनी बच्चियों के ऊपर हुए अपराध का बदला लूँगा, लेकिन ऐसी स्थितियाँ हैं आज कि जो बलात्कारी हैं या जो क्रिमिनल्स हैं, उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो उन लोगों को दबा देते हैं जो कि न्याय चाहते हैं। तो मजबूर होकर जब उसके पिता ने देखा कि कोई रास्ता नहीं है न्याय दिलवाने का, तो उनको भी आत्महत्या करनी पड़ी। तो स्मृति ईरानी जी देख रही हैं ये सब क्या हो रहा है। उनके जिस उत्तर प्रदेश के ऊपर ये इतना दम ठोकते हैं कि सबके सारी सीटें हमारी हैं, उसी उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है। स्मृति ईरानी को बोलते हुए शर्म आ रही है कि जब तक हम इन बच्चियों को न्याय नहीं दिलाएंगे, उस पिता को न्याय नहीं दिलाएंगे, तब तक हम सिर्फ राजनीति की बात कर रहे हैं। किसी के दर्द का हमें कोई एहसास नहीं है। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। इस देश के युवाओं को, इस देश के नौजवानों को, इस देश की महिलाओं को आज हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यही ऐलान कर रहे हैं दिल्ली की महिलाएं कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो कि इस देश की महिलाओं को और बच्चियों को सुरक्षा ना दे सके। विपक्ष के नेता को स्मृति ईरानी चोर कह रहे हैं, चारा चोर। देखिए, ये सारी बातें सिर्फ चुनावी इनका मुद्दा है। ये जनता का ध्यान सिर्फ केंद्रित करना चाहते हैं चुनाव तक। ये चाहते ही नहीं है कि इस देश के युवा जो बेरोजगार हैं, इस देश के छात्रों को शिक्षा नहीं मिल रही है। नई शिक्षा नीति 2020 जो इन्होंने लागू कर दी है बिना सोचे समझे, उससे किस तरीके से हमारे देश का बहुत बड़ा तबका जो आज गरीब है, जिनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, वो तबका शिक्षा व्यवस्था से बाहर चला जाएगा। ऑलरेडी ही कोरोना के टाइम में इस देश के 14 साल से लेकर और 18 साल तक की जो बच्चियां हैं, 24% छात्राएं शिक्षा से बाहर जा चुकी हैं। ये स्मृति ईरानी जी को पता है कि आज बात इस मुद्दे पर करने की ज़रूरत है कि क्या हश्र हो रहा है हमारे देश की 50% आबादी का, लेकिन वो सारा का सारा ध्यान, पूरे देश का ध्यान कंसंट्रेट करना चाहते हैं इस चुनाव के मुद्दे पर, क्योंकि चुनावी पार्टियां हैं। इनको देश की जनता से, इन देश के बच्चियों के दर्द से, दुख से कोई भी इनको कोई मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं दर्द से, दुख से मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री उनके घर पे जाके खाना खाते हैं।
आपने देखा ही होगा। देखिए, ये सारे चीज़ें जो हैं ये चुनावी जुमले हैं। वो किनके घर में खाना खाना चाहते हैं ये हम देख चुके हैं। 2-3 दिन से जिस तरीके से इस देश के सबसे बड़े पूंजीपति मुकेश अंबानी के बेटे की शादी का जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, एक एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है, जबकि इस देश के जो एयरपोर्ट हैं, इस देश के जो स्कूल हैं, इस देश के जो बस स्टैंड है, उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन एक शादी के लिए एक एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बना दिया जाता है। ये पैसा किसका है? हम आज मोदी सरकार से जवाब चाहते हैं कि आप शादी, यहाँ लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, बच्चों को भूख से मौतें हो रही हैं। हमारा देश जो है वो जो महिलाएं, जो खून की कमी से जो महिलाएं आज सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में मिल रही हैं हमारे देश के अंदर, जो तपेदिक की शिकार हो रही हैं, जिनमें खून की कमी है, जो बच्चे जो भुखमरी का शिकार हैं, आज सबसे बड़ी संख्या हमारे देश में उन बच्चों की है। मनरेगा के जो लोग हैं, जो मनरेगा करके ये इतनी बड़ी भाषण देते हैं, मनरेगा की में से 5 करोड़ लोगों के आई कार्ड ही इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। ये स्मृति ईरानी को पता है, ये प्रधानमंत्री जी को पता है, इन्हें सब पता है, लेकिन ये आंख बंद करना चाहते हैं और इस तरीके की बातें करके चाहते हैं कि पूरे देश की आंखें बंद हो जाएं इस देश की जनता की स्थिति के बारे में। और सिर्फ चुनाव, क्योंकि चुनाव इन लोगों का एकमात्र मकसद है, चुनाव लड़ना, और चुनाव की वजह से ही आज ये बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा ले रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए नीतियां भी बना रहे हैं। आज नीतियां, क्या महिलाओं के लिए कोई नीति बन रही है? क्या शिक्षा के लिए कोई नीति बन रही है? तो नारा तो दे रहा है ना, नारा तो दे रहा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारे से क्या होता है? बेटियां क्या नारे से बच जाती हैं? बेटियां बचेंगी जब ब्रजभूषण शरण जैसे लोगों को, जो मोदी जी जिनको अपनी गोद में बैठा के रखे हुए हैं, इतना संगीन अपराधी, जिनके अपराध के सारा कच्चा चिट्ठा इंडियन एक्सप्रेस दे चुकी है अपने अखबार के अंदर, उसके बावजूद भी कोई क्या साक्ष्य बचता है? ऐसी बेटियां बचेंगी? ब्रजभूषण शरण जैसे लोगों को बचाकर, मुकेश सेंगर जैसे, आज क्या सज़ा मिली उनको? क्या सज़ा मिल रही है उन लोगों को जो कि कठुआ के अंदर एक बच्ची के साथ बलात्कार कर रहे हैं? क्या सज़ा मिली, आप हमें बताइए। सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा मोदी जी। इस देश की महिलाएं आज ये संकल्प ले चुकी हैं कि जब तक ये तानाशाही सरकार, जब तक ये धर्मांधता वाली सरकार, इनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, जब तक ये सरकार नहीं जाएगी तब तक इस देश की महिलाएं चैन से नहीं बैठेंगी। लास्ट सवाल मैम, मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में हमारा देश बहुत पीछे चला गया है। 180 होते हैं जिसमें से 161वां नंबर हमारा है। देखिए, ये हमारे संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी पूरे संविधान को किस तरीके से ख़त्म कर रही है। संविधान के जो हमारे मूल्य हैं उनको ख़त्म कर रही है। तो जो स्वतंत्रता है, अपने आप को अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता है, अगर हम सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तो हमें जेलों में डाल दिया जाता है। अगर कोई पत्रकार एक ऐसे कार्यक्रम को कवर करता है जो कि सरकार के खिलाफ है, उनको जेलों में डाल दिया जा रहा है। तो ये जनवादी अधिकारों का पूर्ण तरीके से एक तरफ जनवादी अधिकारों को ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग को बढ़ाए। लेकिन आज जो लोग रैशनलिटी की बात करते हैं, जो सवाल करते हैं, उन लोगों को ये जेल में डालते हैं। तो कौन है संवैधानिक है? किसको जेल में जाना चाहिए? इस सरकार के नुमाइंदों को जेल में जाना चाहिए कि जो लोग सही बात कर रहे हैं, साइंटिफिक बात कर रहे हैं, इस देश को डेमोक्रेटिक और साइंटिफिक बनाना चाहते हैं, उन लोगों को जेल में डालना चाहिए। लेकिन आज ये उमर खालिद को जेल में डाला हुआ है। आज इन्होंने कितने ऐसे लोगों को, पंसारे हो, चाहे कलबुर्गी हो, चाहे गौरी लंकेश हो, ऐसे लोगों को ये लोग मौत के घाट उतार रहे हैं क्योंकि इन्होंने संविधान का मजाक उड़ा दिया है। इसी तरीके से जो मीडिया की स्वतंत्रता है उसको ये ख़त्म कर रहे हैं ताकि कोई विरोध की आवाज़ इनके खिलाफ ना जा सके। चलिए, शुक्रिया मैम समय देने के लिए। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।